हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बोधनम में आपका स्वागत है और उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या नया चैप्टर। आप देख सकते हैं कौन सा, डिटर्मिनेंट्स। बिल्कुल नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो आपका है मैथ्स का, डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। अब ये नया चैप्टर है, लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स आती है, पीछे अगर थर्ड चैप्टर आपने अच्छे से किया है, सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अच्छे से अगर समझा है, तो इस फोर्थ चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी अगर आपको मैट्रिक्स आती है तो आपको डिटर्मिनेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आओ बात करते हैं हम क्या करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, हालांकि आपसे एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है कि डेफिनेशन वगैरह, लेकिन फिर भी हम जब तक बेसिक्स को नहीं समझेंगे हमें पता नहीं चलेगा हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो अगर हम ये चीज़ें जानेंगे तो हमारे लिए और भी चैप्टर्स को पढ़ना इंटरेस्टिंग होता है और इजी होता है। आओ बात करते हैं, फटाफट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। क्या कह रहे हैं, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो इस डेफिनेशन की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि आपको मैट्रिक्स की नॉलेज होना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हो कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये चार है, चार मतलब 2 रो और 2 कॉलम, या फिर कोई 3 बाय 3 के कोई मैट्रिक्स है, वो सभी क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनके रोज और कॉलम इक्वल हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल आता है, अच्छे से आता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। क्या दिया है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, किसी भी एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर कोई रियल नंबर्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होता है, लेकिन हम यहाँ चैप्टर में अपने क्लास के हिसाब से हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स की। उसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, किसी को ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर, यानी हम उसको सोल्व करेंगे, कोई एक नंबर मिलेगा हमको, उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे हम अगर हिंदी में बात करें, हम एन कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव यानी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, यानी कि हम एक नंबर दे देंगे कोई एक, हमें जैसे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स का हमारे पास कोई अलग से कोई नंबर नहीं दे सकते थे, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते थे, या एक मैट्रिक्स को सॉल्व करके दूसरे मैट्रिक्स से कंपेयर करके हम मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कंपेयर करके कोई एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है, डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको एक नंबर दे सकते हैं, हो सकता है उसका आंसर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 0 भी आ सकता है, यानी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो ये कह रहा है, और हम इसे एक फलन की तरह सोचा जा सकता है, यानी कि हम इसको कैसे संबंधित कर सकते हैं, एक फंक्शन मान सकते हैं, एक फंक्शन है उसका कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और प्रत्येक अवयव को एक अद्वितीय संख्या से संबंधित करता है, यानी ये जो फलन है, वो जो फंक्शन है, वो हर एक मैट्रिक्स को क्या कह रहा है, प्रत्येक अवयव को, हर एक मैट्रिक्स को एक अद्वितीय संख्या, एक यूनिक नंबर से हम क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएट कर सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, सिंपल और सीधी लैंग्वेज में अगर हम बात करें क्या, कि डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे जिसका कोई ना कोई एक हमारे पास सॉल्यूशन होगा और कोई एक नंबर हमें मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करते हैं। एक तो ये तरीका है, या फिर आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, यानी कि हमें जैसे हम वहाँ पर मैट्रिक्स क्या लिखते थे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमने कहा A11 B11 C11 D11, ऐसे हमने मान लो, सॉरी A12, ये 21 और ये 22। ठीक है, ऐसे हमने क्या कह दिया
कोई मैट्रिक्स हम उसको ए से लिखते थे। डिटर्मिनेंट को क्या कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे दो सीधी डंडी लगा के लिखते हैं, जैसे मोड का सिंबल होता है ना, जैसे मोड का, लेकिन ये मोड नहीं है, ये ध्यान रखना, इसको हम मोड ए नहीं पढ़ेंगे, सिंबल वैसा ही है मोड जैसा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा पढ़ेंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, या फिर इसका एक सिंबल है डेल, डेल, डेल पढ़ते हैं इसको, यानी ट्रायंगल जैसा एक छोटा सा बनाते हैं जिसको हम डेल पढ़ते हैं, यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट, एक सिंबल है हमारे पास, इसको डिनोट करने का एक तरीका है डिटर्मिनेंट को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अब हम ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है कोई, या हम कहें ऑर्डर 1 का कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट, हम उसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, लेट ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कोई हमारे पास ऑर्डर 1 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैट्रिक्स को तो हमेशा हम ऐसा कुछ बड़े ब्रैकेट जैसा सिंबल होता है उसमें लिखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट को बिल्कुल एक सीधी लाइन से लिखते हैं, बिल्कुल एक सीधी लाइन से लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट को, जैसा मोड में बनाते हैं वैसा होता है, ठीक है। अब ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट कैसा होता है, ऐसा होता है, जैसे हमने कहा कोई डिटर्मिनेंट है या कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट है 1, तो हम इसको हम बोलेंगे क्या है, ये 1:1 का कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा कि लेट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, अगर एक ए है मैट्रिक्स है कोई यहाँ पर, उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, यानी 1/1 का है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, कैसे हम लिखेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ए, और इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, केवल और केवल ए ही होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। जैसे जैसे मान लो मैं कहूँ मैट्रिक्स है यहाँ पर 2, 1/1 की कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे, बस दो सीधी डंडी लगा दो, मोड जैसा सिंबल, तो ऐसा डंडी लगा दो, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, हमने अभी अभी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि हमने कहा कि हम उसको किसी ना किसी एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, एक नंबर देंगे, इसका कोई सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन ही क्या होगा, 2 ही होगा, ये केवल यही होगा, 2 ही इसका आंसर आएगा। ये तो हो गया ऑर्डर 1/1 का, यानी 1 ऑर्डर का। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर का, अब आएगी मेन चीज़ यहाँ से समझ में। अगर ये 1 ऑर्डर का समझ में नहीं भी आया हो ना, तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले हम 2/2 का समझते हैं, जब वो समझ में आ जाएगा तो ये भी अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि लेट ए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर के कोई मैट्रिक्स है, द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट क्या होंगे, कि हमने मान लिया कोई ये एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22, 2/2 का एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए, चाहे तो आप ऐसे लिख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे लिखो, या फिर इसको ऐसा एक ट्रायंगल जैसा आप बना सकते हो, तीनों में से कोई सा भी एक सिंबल आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। क्या आएगा, A11, A12, A21, A22, ऐसा कैसे ही हमने लिख दिया, ऐसा कैसे, जैसे हम ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, सारे अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, सारे एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, बस जो मैट्रिक्स में ऐसा सिंबल था हमारे पास, डब्बे जैसा बना रहे थे हम, कौन सा बड़े ब्रैकेट यूज़ करते थे ना, उस टाइप का, बस हमें यहाँ पर 2 डंडे यूज़ करने, बाकी अंदर में कोई चेंज नहीं करना, हमने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के जैसा लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है, कैसा होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा कि A11 को कहाँ से, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लिखा ना A11 मल्टीप्लाई होगा A22 से, तो A11 इंटू A22, फिर यहाँ माइनस लगेगा, हमेशा इसके बाद क्या लगेगा, माइनस लगेगा हमेशा, ठीक है, फॉर्मूले में ही माइनस लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इससे, A21 को A12 से फिर नीचे वाले को ऊपर से A21 इंटू A12, ठीक है, यानी कि देखो इससे मल्टीप्लाई, या फिर इसको ऐसे सिंबल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बीच में तो माइनस ही आएगा, लेकिन फिर A21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A22 से, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ये इसका क्या होगा,
आंसर होगा कि A11 A22 माइनस A21 A12। ऐसे हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? इस तरह से हम सोल्व करते हैं। आगे बात समझ में? ऐसे हम सोल्व करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है। इसको मैं डिटर्मिनेंट में कैसे लिखूंगा? मान लो ए एक मैट्रिक्स था तो डिटर्मिनेंट में मैंने ऐसे लिख दिया, क्या आएगा 1 2 3 4 और 2 ऐसे लाइन बना दी। ठीक है, इसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। सॉल्व कैसे करूँगा? देखो मैंने आपको बताया इसको तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 4, फिर लगेगा माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा? देखो 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि कितना आ गया? -2। कितना आ जाएगा? -4 - 6 यानी -2 इसका आंसर। आपको बताया था अभी कि हम डिटर्मिनेंट को किसी एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, यानी इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, यानी -2 होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 इज इक्वल टू क्या होगा? -2 होगा, -2 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास क्या था 2/2 का। ऐसे ही हमने कहा कि अगर केवल सर एक ही एलिमेंट हो तो क्या करें? जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है और किसी का नहीं होता। ठीक है, डिटर्मिनेंट किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमने कर दिया। अब एक मैट्रिक्स अभी अभी आपने कहा था कि ये भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1/1 का, 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? कुछ नहीं है भाई, और एलिमेंट्स तो है नहीं जो मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और इसका आंसर भी क्या आएगा? यही आएगा, यानी कि 1 आएगा। ठीक है, इसलिए ये बात बताई गई थी आपको, 1 ऑर्डर का हो तो केवल और केवल यही आएगा, और ऑर्डर और 2 ऑर्डर के हो, यानी 2/2 की मैट्रिक्स हो तो हम डिटर्मिनेंट में ऐसे सॉल्व करेंगे, और उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? इस तरह से ये फॉर्मूला है हमारे पास, ऐसे आएगा। तो पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से डायगोनल एलिमेंट से। देखो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये दोनों और ये दोनों डायगोनल, तो क्या इसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो पहले लेफ्ट यानी पहले वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे, इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को आपस में माइनस कर दें। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इससे कहा आ जाए तो सर कैसे करें? इसमें तो हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें? कौन से को करें? कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सीखेंगे एक नया मेथड। नया मेथड क्या है? मतलब नया तो अलग से नहीं है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है? जैसे मुझे इसको सोल्व करना है, कंसिडर द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यानी हमने 3/3 का एक मैट्रिक्स ले लिया। 3/3 का क्या किया? एक मैट्रिक्स ले लिया। इसको हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट में सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। मान लो ए मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट, हम इसको कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसको हमने किस में चेंज कर दिया? डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया। ऐसा हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व हम किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे या तो हम फर्स्ट रो लेंगे, या हम फर्स्ट रो सेकंड रो या थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम। कैसे, क्या कहना चाह रहे हो? दोबारा देखो कैसे करेंगे हम इसको। जैसे हम बात करते हैं कि भाई किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे को क्या मिले? एक 2/2 की मैट्रिक्स मिले। क्या मिले? 2/2 की मैट्रिक्स मिले, या 2/2 के डिटर्मिनेंट्स मिले। कैसे करेंगे? देखो एक बार ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूं कि आप इसको क्या करो, या तो आप इसके अलोंग सॉल्व कर लो। किसके? इसके, यानी फर्स्ट रो के अलोंग। इसको फर्स्ट रो के अलोंग, रो 1। अगर फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करोगे, या तो ये, या फिर सेकेंड रो के अलोंग, या फिर थर्ड रो, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, या फिर थर्ड कॉलम। यानी कि कुल हमारे पास कितने तरीके हैं? R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी टोटल 6 तरीके हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के। टोटल कितने तरीके हैं? 6 वेज हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे देखो, अब आपको बताता हूं मैं, इसको रो के अलोंग सॉल्व करके बताता हूं। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जैसे हमारे पास था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को रो 1 यानी R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। कैसे देखो, कैसे एक्सपेंड करेंगे ध्यान से समझेंगे। हमने कहा इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो R1 ले लो आप, R1 है ये रहा, यानी A11 लिख लो यहाँ पर, पहले क्या लिख लो, A11। जैसे आपने A11 लिखा, A11 लिखते ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से A11 जैसे ही लिखोगे तो आप इसको देखो, इसके रेस्पेक्ट में कौन कौन से आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग एक रो आ जाएगी हमारे पास, एक तो ये वाली, और ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉलम। आई बात समझ में? जो एलिमेंट हमने लिया, देखो जो एलिमेंट हमने लिया A11 लिया, इसके करस्पॉन्डिंग वाली रो, इसके करस्पॉन्डिंग वही कॉलम, आप उसको छोड़ देंगे और जो बचा उसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, एक 2x2 की मैट्रिक्स। इसको आप ऐसे कैसे ही लिखोगे, A22, A23, A32, A33, A33। साथ में क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला आता है हमारे पास, यहाँ -1 की पावर क्या लिखते हैं, I प्लस जे, यानी 1 + 1, 1 + 1। ये कहाँ से आया सर, ये फॉर्मूला ही है। -1 की पावर I प्लस जे होता ही है, -1 की पावर I प्लस जे। अब ये I प्लस जे क्या होगा, हमेशा ध्यान रखो, -1 की पावर I प्लस जे यही होगा जो आपने एलिमेंट लिया है। जैसे A11 लिया है तो इसके लिए I क्या हो गया 1, J क्या हो गया 1। मैट्रिक्स में आपको अच्छी तरह से बताया था, इसीलिए हम बात करेंगे अगर मैट्रिक्स आती है तो डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से देखेंगे, हमने क्या कहा, Aij, तो -1 की पावर हम क्या लिखते हैं, I प्लस जे, और जो भी हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया Aij, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला है ही है। या अब यहाँ पर जो एलिमेंट, जो नंबर होगा ना हमारा, जिस नंबर का हमने एलिमेंट लिया है वही नंबर्स यहाँ पे ऐड होंगे, वही यहाँ पर ऐड होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने लिया A11 लिया, यानी I तो हो गया 1, J हो गया 1, तो I1 प्लस J यानी 1 + 1 -1 की पावर 2। ठीक है, पहले आप इसको समझे, इसका मैं तरीका भी बताऊंगा, इतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, दूसरा, जब दूसरा लिखने चलोगे, दूसरा नेक्स्ट स्टेप चलोगे, तो यहाँ लगेगा माइनस, चलो प्लस यहाँ लगा दो प्लस, दूसरा स्टेप प्लस करेंगे हम, क्या करेंगे, -1 की पावर क्या करेंगे, I प्लस जे। हमने कहा रो 1 के अलोंग करेंगे, तो रो 1 के अलोंग जब भी करने चलोगे, तो अब पहला तो हो गया, अब दूसरा रो, कौन सा रो ले रहे हैं, A12 एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पर हमारे पास, अब देखो ये वाला एलिमेंट लिया हमने, तो इसके अलोंग इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम, इसको छोड़ देंगे। अब जो बच गया हम वो लिखेंगे, कौन सा बच गया, A21, A23, A31, A33, ये बच गया हमारे पास। आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट करेंगे प्लस में फिर से -1 की पावर, अब क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट लेंगे A13 वाला। अब A13 के करस्पॉन्डिंग रो ये वाला और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला, इसको छोड़ देंगे और कौन सा बचा, ये वाला बचा, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A21, कौन सा लिया हमने, A13, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 + 3, तो कौन सा बच गया हमारे पास, A21, A22, A31 और A32, ऐसा लिखेंगे। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। अब इसको सॉल्व करना आपको मालूम है, आप इसको सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से जानते हो। किसको, -1 की पावर 1, यानी -1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही होगा। किसी भी माइनस के पावर अगर इवन नंबर है तो 1 ही हो जाता है, यानी माइनस हमेशा प्लस में ही आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को ले लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं A11। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, A22 इंटू A33 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा A32 और A23। आगे बात समझ में?
प्लस प्लस है। अब देखो -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 ऑड है तो माइनस में ही आएगा, तो यहाँ लिखा देते हैं -a12। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a21 × a33, a21 × a33 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a31 और a23। फिर अब देखो -1 की पावर 4 प्लस में ही आएगा, तो यहाँ लगा देते हैं प्लस a13 कितना आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a21 × a32 माइनस तो यहाँ रहेगा ही a31 a22, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। और अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ध्यान रखना इसको। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब और समझो, और चीज़ें समझो क्या कह रहे हैं। आपको ये मैट्रिक्स लिख के दी, डिटर्मिनेंट लिख के दिया a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। अब ये प्लस माइनस आपको याद रखना है, आपको बार बार ये -1 की पावर -1 की पावर -1 की पावर लगाना नहीं है। अगली बार जब करोगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे लिखाना है, लगाना है। कैसे लगाना है देखो, आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले और ये वाले, इनको तो क्या कर रखना है, प्लस। यहाँ तो लगा दो प्लस 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 और ये प्लस, ये तो हमेशा रहेंगे प्लस, बाकी सारे क्या रहेंगे माइनस, बाकी सारे क्या रहेंगे माइनस। ये माइनस रहेगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। आ गई बात समझ में। जब भी हम कोई भी इनमें से कोई भी एलिमेंट लेते हैं जो डायगोनल पे आते हैं वो क्या होंगे, प्लस होंगे, इसके अलावा सभी माइनस में रहेंगे। दूसरा चीज, अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये थोड़ी डायगोनल तो ये वाला नहीं है। हाँ, ये डायगोनल नहीं होता, मैट्रिक्स में अपन ने बात की थी, लेकिन ये तो आपको एक तरीका बता रहे हैं जिसको अपन कहते हैं ना कि एक जुगाड़ बता रहे हैं आपको कि याद कैसे रखना है। ठीक है, होता नहीं है बट एक जुगाड़ है, एक अपन ने तरीका सीखा है याद रखने का और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। दूसरी बात अगर ये भी नहीं याद रखो तो क्या कर सकते हो, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है a11 a12 a13, ये तो लेना ही पड़ेगा जो भी आप रो या जो भी आप कॉलम यूज करोगे कि कौन से नंबर का एलिमेंट। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे 1 + 3 आपको पता 4 आ रहा है, यहाँ पे देखा 1 + 2 3 आ रहा है, ये चीज़ तो मन में कर ही सकते हो, 1 1 2 आ रहा है। तो अगर इन दोनों को ऐड करने पर इवन आता है तो प्लस ही रखना, अगर ऑड आता है तो माइनस रखना। ठीक है, अगर प्लस इवन आता है तो प्लस रखना, ऑड आता है तो माइनस रखना। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको, कैसे, प्लस माइनस प्लस, फिर इसका माइनस प्लस माइनस, फिर वापस से प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी याद रख सकते हो। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस से स्टार्ट करो, माइनस प्लस माइनस, फिर रिपीट प्लस माइनस प्लस। तो जैसे भी आपको याद रहे वैसे याद रख सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। हालांकि जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम आप यहाँ पर, तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा आपको। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना इजी हो जाएगा आपको याद करना। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। तो बस आपको केवल एक तरीका बताया, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे अब हमने कहा इसको फर्स्ट रो के अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया, तो क्या सर जरूरी है हमेशा फर्स्ट रो के अलोंग ही करें? कोई सेकंड रो के अलोंग कर ले तो क्या आंसर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। आपकी जो इच्छा हो वो वाला रो, जो इच्छा हो वो वाली कॉलम आप यूज कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कुछ बच्चे रोज के साथ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ बच्चे कॉलम्स के साथ होते हैं, तो जैसी आपको ठीक लगे, इच्छा हो जैसा ठीक लगे। अब मान लो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसके अलोंग एक्सपेंशन करते हैं रो 2 के, R2 के एक्सपेंड अलोंग करेंगे। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, हमने कहा इसके अलोंग करेंगे, तो जैसे हम इसके अलोंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो क्या लूंगा मैं, ये वाला ले रहा हूं एलिमेंट। कौन सा वाला? ये वाला, इस रो के अलोंग कर रहा हूं। इस रो के अलोंग अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो A21, क्या लूंगा मैं, A21। अब देखो पहला है, ये कितना है, देखो 2 1 प्लस 2 और प्लस 1 3, इवन आ गया तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। 2 + 1 3, इवन आया, इवन आते ही यहाँ पे क्या लगाओगे आगे, माइनस। अब देखो कौन कौन सा बच गया हमारे पास। अब इसके अलोंग कौन कौन से हमारे पास,
इनके करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग रो की बात करें तो ये है, और कॉलम की बात करें तो ये है, ये वाला कॉलम है हमारे पास, ये कॉलम क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर है। तो जैसे ही हम ये वाला कॉलम यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम। क्या बच गया हमारे पास, देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या बच गया, A12, कौन कौन सा बच गया, A12, A13, इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है, चेंज नहीं करना है, फिर A32 और A33, ठीक है, ये आया, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब देखो आगे, अब हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला A22, A22 के करस्पॉन्डिंग रो और इसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसी के करस्पॉन्डिंग कॉलम हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। A22 लिया, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा, ये बचा, जो बचा हम उसको लिख देंगे, जो बचा है उसको लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, A22, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, इवन है तो यहाँ पर क्या लगाओगे, प्लस, क्या बच गया, जैसा जैसा बचा उसी जगह पर लिखेंगे, A11 13, A31 और A33, A33। अब देखो आगे, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब अगला कौन सा आता है हमारे पास, A23। अब ये वाला लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो बचा वो लिखेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो A23। अब प्लस लगेगा कि माइनस, 2 और 3 5, वेरी गुड, क्या लगेगा, माइनस। क्या बच गया हमारे पास, A11, A12 और A31, A32, ये बच गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे और भी ज़्यादा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का A21, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A12 A33, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A32 A13, प्लस A22, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 A33 A33, माइनस लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, A31 A13 माइनस A23, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, A11 A32 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A31 और A12। ये कर दिया हमने एक्सपेंड। अब इसको पहले वाले से मैच करो, देखो ये आ रहा है ये वाला। अब कहोगे सर A11 है, यहाँ A2233 माइनस A32 A23 है, यहाँ तो कुछ और आ रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कौन सा, देखो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करते हैं किसके अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग। फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 लिया अपन ने, यहाँ लिया 1, A11 1 है, फिर देखो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, ये वाला रो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमने क्या किया, छोड़ दिया। तो जैसे ही हम इसको ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, क्या बचा 5 6 8 9, कितना बच गया 5 6 8 9। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 9 क्या बच गया, देखो 5 × 9 माइनस 8 × 6, 8 × 6 माइनस A12 यानी कि कौन सा 2, यहाँ पर हमने लिखा 2, A21 यानी हमने क्या किया, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, यानी कि ये वाला रो कॉलम और ये वाला रो छोड़ दिया, क्या बचा 4 6 7 9, तो 9 4 × 9 और माइनस 7 × 6 प्लस A13 यानी थर्ड लेंगे हम, तीसरा 3 आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये लिया हमने अगर ये वाला एलिमेंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और ये रो छोड़ दिया, हमारे पास क्या बच गया 4 5 7 8, क्या बच गया 4 5 7 8। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 × 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 ×
8 माइनस इसको इससे करेंगे 7 इंटू 5। अब देखो क्या आता है, 9 5 जा 45 माइनस 48 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35 आ गया। ठीक है, अब 45 माइनस 48 कितना होता है, माइनस का 3, ये माइनस 2, 36 माइनस 42 कितना हो जाएगा -6 प्लस 3, और 32 माइनस 35 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3, तो यहाँ पर क्या बच्चा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ -3 और -2 इंटू -6, 2 6 जा 12 यानी प्लस का 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब कितना बच गया, 9 और 3 12, 12 प्लस 12 कितना आ गया, आंसर कितना आया 0 आया। इसका आंसर कितना आया हमारे पास 0 आ गया। इसका आंसर क्या आया 0। अब यही सेम एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इसके लिए, सेम एग्जाम्पल ही मैं किसके लिए ले रहा हूँ, इसी के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, इसी के लिए मैं ले रहा हूँ। अब कैसे लिखूंगा देखो, अब किसके अलॉन्ग मैं करूँगा, सेकेंड रो के, तो पहले मैं क्या लिखूंगा 4, क्या लिखूंगा यहाँ पर माइनस का 4, क्योंकि कौन सा नंबर का एलिमेंट है, ए 1 1 1 1 2 1 3, ये क्या है 2 1। ठीक है, ये 2 1 नंबर का एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या देखो ऐसे रहता ही हमारे पास, इसको ऐसे याद रख लो कि यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा याद रख सकते हो। तो -4, और जैसे ही आपने ये लिया तो आप क्या करोगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दोगे, इसके करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम, क्या बचा 2 3 8 9, कौन सा बचा 2 3 8 9, तो 2 9 जा 18 माइनस 8 3 जा 24, 2 9 जा 18 माइनस 24। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, क्या 2 9 जा 18 माइनस 8 3 जा 24 प्लस, अगला क्या आएगा प्लस, यानी कि 8 2 2 यानी 4 आएगा, यानी कि प्लस रहेगा। यहाँ पे तो हम लेंगे एलिमेंट कौन सा, यहाँ पर 5, जैसे हमने 5 लिया तो 5 लिया हमने ये वाला, तो ये गया और ये गया, क्या बचा 1 3 7 9, तो 1 इंटू 9 9 माइनस 21, 9 माइनस 21, फिर आएगा -8 2 3, अब की बार कौन सा लेंगे, ये वाला, तो ये गया और ये गया, कौन सा बचा 1 2 7 8, तो 8 माइनस 14, 6 लिया यहाँ पर 8 माइनस 14। ठीक है, 8 माइनस 14 ये बच गया। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर कितना आ गया -4, 18 माइनस 24 कितना आएगा, माइनस का 6 प्लस 5 और 9 माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस 6, 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। अब कितना आ गया 4 6 जा 24, देखो 4 6 जा 24 प्लस का 24 माइनस का 60, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 36, तो 36 प्लस 24 कितना होता है 60, माइनस 60 कितना आ गया 0। ठीक है, आंसर इसके लिए भी कितना आया 0, यानी कि आप किसी के भी अलोंग आप एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट को, आपका आंसर वही आएगा। ऐसी अगर आप थर्ड रो लेकर के भी अगर सोल्व करते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा। ऐसी चाहे कॉलम ले लो, कॉलम ये कोई सा भी कॉलम लेके करोगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। अब एक तरीका हम सीख लेते हैं कॉलम के साथ एक्सपेंड करके, एक और सीखते हैं कॉलम के साथ एक्सपेंड करके। अब की बार डायरेक्ट मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, कौन सा, यही वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसको मैं कॉलम के अलोंग में क्या करूँगा एक्सपेंड करूँगा। एक बार ध्यान से फिर से समझेंगे, देखो कितना बढ़िया मजा आएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूँगा। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला है हमारा कॉलम 1, तो ये कॉलम 1 के अलोंग में क्या कर रहा हूँ एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे मैंने इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना स्टार्ट करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले क्या लिखूँगा 1,
अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का, आपको पता है यहाँ पर कौन सा होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर तो क्या रहेगा हमारा प्लस, तो प्लस का 1, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस का 1। अब क्या बचा, हाँ आपको बताया था कि इसके अलोंग जो जो चीज़ें आती हैं उसको छोड़ दो, यानी कि इसके अलोंग रो और इसके अलोंग कॉलम, इसको क्या करो छोड़ दो, क्या बचा 5 6 8 9, क्या बच गया हमारे पास 5 6 8 9, कितना बच गया 5 6 8 9, 5 6 8 9। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 6 8 9, 5 6 8 9, ठीक। अब मैं क्या लूँगा 4, ये वाला 4 लूँगा, ये 4 क्या आएगा माइनस का, माइनस यहाँ माइनस आता है -4। अब इसके अलोंग कौन कौन सा है हमारे पास, इसके अलोंग कौन कौन से हैं, ये रो और ये कॉलम, इसको छोड़ दो, क्या बचा 2 3 8 9, क्या बच गया हमारे पास 2 3 8 9, 2 3 8 9। अब क्या लूँगा मैं, कौन सा एलिमेंट लूँगा, मैंने 4 ले लिया, अब क्या लूँगा मैं 7। अब इस 7 के अलोंग मैं क्या करूँगा, रो इस 7 के करस्पॉन्डिंग रो इस 7 के करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ूंगा, तो मेरे पास क्या बचा, ये वाला बच गया, इस 7 के करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम। तो कौन सा बचा 2 3 5 6, कौन सा बच गया हमारे पास 2 3 5 6, 2 3 5 6। तो कौन सा लिया मैंने 7, कौन सा आएगा प्लस का आएगा कि माइनस का, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा, तो +7। कौन सा बच गया था हमारे पास, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा 2 3 5 6, 2 3 5 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये चीज़ थी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो ये 1 है, इसको 5 × 9, 5 9 जा 45 -8 6 जा 48 -4, 2 9 जा 18 -8 3 जा 24, ठीक है। ऐसे एरो नहीं लगाना है आपको, ये ध्यान रखना, ऐसे एरो नहीं लगाना है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं एरो लगा रहा हूँ, ये मन में करना है आपको, मन में एरो लगाना है। +7 ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 -5 3 जा 15। बार बार मैं एरो इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। 5 3 जा 15, तो 45 -48 कितना हो जाएगा -3 -4, 18 -24 कितना हो जाएगा -6 +7, 12 -15 कितना हो जाएगा -3, तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा 24 -21, तो देखो -21 -23 -24 +24 कितना आ जाएगा 0। तो देखो इसको मैंने फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड किया तो भी आंसर क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमने इसको 3-4 तरीके से कर लिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए इजी क्या रहेगा। आपको हमेशा उस कॉलम, देखो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो फर्स्ट रो के अलोंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत हो आप हमेशा फर्स्ट रो उठाओ और सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, किसी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई मैं क्या फर्स्ट से करूँ, सेकंड से करूँ, थर्ड से करूँ, कोई दिक्कत नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, तो करना क्या है आपको हमेशा वो रो या वो कॉलम लेना है जिसमें ज़्यादा जीरो हो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा जीरो हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लो मैंने कहा कि ये कोई मेरे पास है, ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करो। तो अगर आप इसको मैंने आपको बताया जिसमें ज़्यादा जीरो हो उसके रेस्पेक्ट में, उसके अलोंग आप क्या करो सॉल्व कर दो। तो देखो जो सेकेंड रो दिख रही है ना आपको, इसमें क्या आ रहा है 2 जीरो आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्यूशन से आपका टाइम बचेगा। कैसे, पहले आप लोगे जीरो यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर जीरो लगाओगे, तो जीरो से जब बाकी को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर चाहे कुछ भी आंसर आए जीरो ही आएगा, यानी माइनस प्लस करना नहीं पड़ेगा। दूसरा करोगे यहाँ भी जीरो, जहाँ जो भी आए आपको प्लस माइनस करना नहीं पड़ेगा, बस केवल एक के यहाँ पर इसके लिए करना पड़ेगा, तो टाइम बचेगा आपका और सॉल्यूशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसके अलोंग सॉल्व करना है, जिसमें ज़्यादा जीरो आ रहे हैं, चाहे वो कॉलम में ज़्यादा जीरो आ रहे हो या फिर वो रो में ज़्यादा जीरो आ रहे हैं। अब देखो यहाँ से
अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को दिक्कत होती है, अगर आप कंफर्टेबल हो कि आप फर्स्ट रो के अलोंग करना चाहते हो तो आप फर्स्ट रो के अलोंग कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, आप वही मेथड यूज़ करेंगे। मेरा काम है मैं जो सारी चीज़ें बताना ताकि आपके लिए ईजी हो, तो मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। आपको जो ठीक लगे, जो मेथड ईजी लगे, आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ ठीक है, तो ये था हमारा क्या चैप्टर, डिटर्मिनेंट 4.1 का कुछ बेसिक्स थे, कुछ इंट्रोडक्शन था आपके लिए, जो अभी तक इतना ही समझना है आपको। उसके बाद जब हम 4.1 के अभी क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे अगले लेक्चर में, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आपकी आदत बन जाए कि याद नहीं करना पड़े, रटना नहीं पड़े, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए वो आदत ही हो जाएगी कि हाँ ऐसे सॉल्व करना है। कंफर्टेबल हो जाओ आप, उसके यूज टू हो जाओगे तो आपको डिटर्मिनेंट में मज़ा आने लगेगा। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स था वैसे ये भी डिटर्मिनेंट भी है। तो हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद करेंगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, फिर हम चलेंगे 4.2 में जहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ मैट्रिक्स से थोड़ी अलग है, मैट्रिक्स से काफ़ी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें बहुत ध्यान से करना है, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। ठीक है, तो हाँ हम चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।